नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 11 नवंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। सीपीएस नियुक्तियों पर बोले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, कहा नहीं चली सरकार की कोई चालाकी। सीपीएस नियुक्ति का यह फैसला पूर्णतः हैरानी भरा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने 6 विधायकों को सीपीएस लगा रखा है। इनमें रोहडू से मोहन लाल ब्राक्टा, कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, अर्की से विधायक संजय अवस्थी, दून से राम कुमार चौधरी, पालमपुर से आशीष बुटेल और बैजनाथ से किशोरी लाल शामिल है। सरकार ने इन्हें ऑफिस से लेकर गाड़ी पास इत्यादि सुविधाएं दे रखी है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा का मणिकर्ण घाटी बाढ़ से क्षतिग्रस्त रोड जामकरण की मरम्मत को 38.68 करोड़ की धनराशि जारी करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार बने 1 साल हो गए हैं और अब तो दिवाली भी आ गई है, इसलिए कांग्रेस को चुनाव से पहले मातृशक्ति से किया गया वादा पूरा करना चाहिए और प्रदेश की सभी माताओं और बहनों को हर महीने 1500 रुपए देने के चुनावी वादे को पूरा करना चाहिए। नहीं, माताओं बहनों से झूठ बोलने वाले लोगों की माताएं बहनें माफ नहीं करेगी। नेता प्रतिपक्ष ने धनतेरस व दिवाली के शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि हर प्रदेशवासी धन धान्य से परिपूर्ण हो। हिमाचल ने मांगी पंजाब की पराली, पंजाब दिल्ली दोनों की समस्या का होगा समाधान, सर्द मौसम में बनेगी वरदान। पराली से परेशान पड़ोसी राज्य पंजाब और दिल्ली की समस्या का समाधान हिमाचल बता रहा है। पंजाब में पराली जलाई जाती है, जिससे दिल्ली की सांसें फूल जाती हैं। ऐसे में हिमाचल के किसानों ने इसका बड़ा समाधान सुझाते हुए कहा कि यदि पड़ोसी राज्य अपनी पराली योजना से हिमाचल के किसानों तक पहुंचा दे, तो बड़ा समाधान निकल आएगा। हिमाचल के किसान हर वर्ष धान की खेती तैयार होने के बाद पशुचारे के लिए पराली खरीदते हैं। ऐसे में यदि उन्हें निःशुल्क पराली मिल जाए, तो सर्द मौसम में उनके लिए यह वरदान होगा। पहाड़ में जब खेत सूखे होते हैं और हरा चारा नहीं होता है, तो पशुचारे की बड़ी समस्या गहरा जाती है। ऐसे में किसान सूखे घास पर निर्भर होते हैं। उस समय पराली बहुत काम आती है। घरेलू पशुओं ही नहीं, इन दिनों पहाड़ की पशुशालाओं में हजारों की संख्या में पशु रह रहे हैं। संबंधित जिला प्रशासन को भी इन पशुओं को चारा पूरा करना भी मुश्किल बन जाता है। ऐसे में यदि पंजाब हिमाचल को पराली मुहैया करवा दे, तो पंजाब और दिल्ली दोनों राज्यों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इससे हिमाचल के पशुओं को भी सूखे मौसम में चारा मिल पाएगा। उधर स्थानीय किसानों जनकराज, संजय कुमार, राम कुमार, गिरधारी लाल, चतरो राम, केवल कुमार, मनोहर, उद्यो राम और बिहारी का कहना है कि यदि उन्हें निःशुल्क या हल्के शुल्क के साथ पराली मिल जाए, तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। किसानों का कहना है कि जब हरा चारा नहीं मिलता है, तो पशुओं को घास पूरा करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यदि प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य से इस मामले में बातचीत करे और पराली मिल जाए, तो घरेलू पशुओं ही नहीं, गौशालाओं में रखे पशुओं को भी चारा मिल पाएगा। सूखे के दौरान पशुशालाओं में कई बार पशुओं को चारा न मिलने पर उनकी मृत्यु के समाचार भी मिलते हैं।
उधर कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार का कहना है कि पहाड़ में गुर्जर समुदाय के लोग अपने पशुओं के लिए पराली का प्रयोग करते हैं, लेकिन पंजाब की पराली को बहुत पोषक नहीं माना जाता है। ऐसे में इसकी गुणवत्ता व आवश्यकता को देखकर ही कुछ बात की जा सकती है। धनतेरस पर बारिश के बीच हुई धनवर्षा, बाजारों में दिखी भीड़, लोगों ने बर्तन सोना चांदी की जमकर की खरीदारी। धनतेरस के शुभ अवसर पर प्रदेश भर में लगभग 250 करोड़ का कारोबार हुआ है। हालांकि आज मौसम ने प्रदेश भर में खलल डाला, पर खरीदारों का उत्साह बरकरार रहा। प्रदेश के सभी बाजारों में शुक्रवार को सुबह से ही भारी भीड़ लगी रही। फेस्टिवल सीजन में नई कारों की भी जमकर बिक्री हुई। शाम को बाजार में भीड़ इतनी अधिक रही कि लोगों का इधर उधर जाना भी मुश्किल हो गया। हालांकि बरसात के दौरान भी पूरे प्रदेश में त्रासदी आई थी। सैकड़ों लोगों ने अपने आशियाने खो दिए और लोगों की जान भी गई है। कारोबारियों पर भी इसका भारी असर पड़ा था, लेकिन फेस्टिवल सीजन ने कारोबारियों को हुए नुकसान की काफी भरपाई कर दी है। धनतेरस के दिन सबसे ज्यादा भीड़ बर्तन की दुकानों के अलावा ज्वेलर्स, इलेक्ट्रॉनिक और कपड़ों की दुकानों में रही। ग्राहकों ने भी बारिश की परवाह नहीं की। मान्यता है कि इस दिन कोई बर्तन खरीदा जाए तो शुभ होता है। HDM खरीदारों का सैलाब। पिछले 2 दिनों से केवल शहरवासी ही खरीदारी करने के लिए आ रहे थे, लेकिन धनतेरस के दिन ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों के आने से भीड़ अधिक बढ़ गई। इस बार खेतों में फसलों की पैदावार अच्छी नहीं रही, लेकिन धनतेरस के दिन भीड़ देखकर दुकानदार भी खुश नजर आए। लोग वाहन, जेवरात व बर्तन आदि ज्यादा खरीदते हैं। इन चीजों की सबसे ज्यादा खरीदारी हुई है। इसके अलावा लोगों ने दीपावली के लिए भी जरूरी सामान व पूजा सामग्री आदि की खरीदारी की। धनतेरस के दिन धातु से बनी हुई कोई भी वस्तु खरीदना शुभ होता है, इसलिए लोगों ने जेवर, चांदी के सिक्के, बर्तन व अन्य सामान की जमकर खरीदारी की। धनतेरस पर हुई बिक्री। धनतेरस पर लोगों ने वाहन भी खरीदे। बड़े वाहनों की भी खूब बिक्री हुई है। हालांकि इलेक्ट्रिकल और मोबाइल कारोबारियों का कहना है कि इस बार खास सेल नहीं हो रही है। लोग ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं कारोबारियों ने विशेष ऑफर का इंतजाम भी किया है, जो दिसंबर तक चलने वाला है। ज्वेलर्स की चांदी। हर साल की तरह प्रदेश भर के ज्वेलर्स ने ग्राहकों के लिए 25% तक की छूट दी है। धनतेरस पर इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए पूरा दिन लोगों की भीड़ लगी रही। आभूषण विक्रेताओं का कहना है कि कोविड के बाद इस दिवाली लोगों ने सोना चांदी की काफी खरीदारी की है। धनतेरस पर पूरे ज्वेलर्स की चांदी लग गई है। सोलर प्रोजेक्ट लगाने को 8 करोड़ की धोखाधड़ी। मंडी में आरोपियों के खिलाफ इस कंपनी ने दर्ज करवाया मामला। मंडी जिला में सोलर प्रोजेक्ट लगाने को लेकर 8 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी हुई है। इसे लेकर मंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब बिजली बोर्ड के पूर्व MD, उसके बेटे और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर मंडी पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपियों में बिजली बोर्ड के पूर्व प्रबंध निदेशक प्रीतम सिंह खुराना, सोनोमैटिक पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का चेयरमैन एवं संस्थापक, उसका बेटा इंद्रप्रीत सिंह खुराना व बल्ह हलके के सिंहन का दीपक सेनी शामिल है। आरोपियों के खिलाफ RD पावर कंपनी मंडी ने मामला दर्ज करवाया है।
सोलर पैनल व अन्य सामान अडानी ग्रुप का लगाने के नाम पर चीन से घटिया सामान मंगवाया गया और ये सामान भी कस्टम डिपार्टमेंट के पास फंसा हुआ है, जबकि बिजली बोर्ड के पूर्व निदेशक व कंपनी ने आरडी पावर से पैसे पूरे ले लिए। जानकारी के अनुसार सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अडानी कंपनी के सोलर पैनल लगाने को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन इसकी जगह चीन से घटिया पैनल मंगवाकर धोखाधड़ी की गई। यही नहीं, ये पैनल भी अब सीमा शुल्क के कब्जे में हैं। इसे लेकर भी सीमा शुल्क 4 करोड़ से अधिक का देय बताया जा रहा है। सोनोमैटिक पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आरडी पावर कंपनी के मालिक आरपी कपूर के साथ सरकाघाट उपमंडल के बलदवाड़ा में 2.189 मेगावाट क्षमता का सोलर प्रोजेक्ट लगाने 29 अगस्त 2021 को करार हुआ। सोनोमैटिक पावर प्राइवेट लिमिटेड को 31 मार्च 2022 को प्रोजेक्ट तैयार कर आरडी कंपनी को देना था, जिसके बाद कंपनी ने आरोपियों को 8.37 करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया, लेकिन कंपनी ने साइट पर 1 करोड़ रुपए का ही काम किया। तय अवधि में प्रोजेक्ट पूरा न होने से आरडी पावर को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। बार बार पत्राचार करने के बाद भी आरोपी मौसम खराब होने का बहाना बनाते रहे। चुनाव से पहले निर्वाचन विभाग की टेंशन, प्रदेश में 18 साल के युवाओं के कम पंजीकरण ने बढ़ाया संकट। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर कम दिलचस्पी पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चिंता जताई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने कहा कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को कम पंजीकरण और मतदान वाले क्षेत्रों और बूथ की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इन जगहों पर स्वीप अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने उपायुक्तों के माध्यम से हो रही प्रारंभिक तैयारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और मतदान कर्मियों के गहन प्रशिक्षण पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इसके लिए विधानसभा स्तर पर मास्टर ट्रेनर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस संदर्भ में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मानव संसाधन और भंडारण सहित पारगमन के संसाधनों की समय रहते पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने से संबंधित दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मतदान के संचालन के लिए गठित मतदान दलों और उनके गंतव्य तक प्रस्थान करने वाले दिनों का युक्तिकरण करने सहित मतदान केंद्रों पर की जाने वाली वेबकास्टिंग के लिए वांछित इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों से संपर्क करने के भी निर्देश दिए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने इस निर्वाचन के दौरान व्यय नियंत्रण के लिए स्थायी व्यय नियंत्रण कमेटी गठित करने और व्यय संवेदनशील पॉकेट की पहचान करने संबंधित विस्तृत निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी दलीप नेगी और नीलम दुल्टा भी मौजूद रहे। किसानों से 16,698 MT धान की खरीद, सिविल सप्लाई कारपोरेशन 26 दिसंबर तक खरीदेगा फसल। सिविल सप्लाई कारपोरेशन प्रदेश के किसानों से सीधे धान की फसल खरीद रहा है और उसे बाद में डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित किया जाएगा। किसान भी धान की फसल बेचने के लिए विभाग के पोर्टल पर धड़ाधड़ बुकिंग करवा रहे हैं, ताकि उन्हें जल्द से जल्द टोकन नंबर जारी हो सकें और वह अपनी धान की फसल को अनाज मंडी में बेच सकें। सिविल सप्लाई ने देशी चावलों को डिपुओं के माध्यम से बेचना भी शुरू कर दिया है, ताकि प्रदेश के लोग अपने खेतों का चावल खाने में प्रयोग कर सकें।
बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा अनाज खरीद के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से 9 नवंबर देर शाम तक प्रदेश की 10 मंडियों में 16,698 मीट्रिक टन धान की फसल प्रदेश के 3,337 किसानों से खरीदी गई है। इसकी कुल कीमत 32 करोड़ 91 लाख के लगभग बताई जा रही है। प्रदेश में इस बार सिरमौर व सोलन जिला में धान की बम्पर फसल हुई है। धान खरीद का काम प्रदेश में गत 3 अक्टूबर से चल रहा है और अगले 26 दिसंबर तक चला रहेगा। इसके लिए प्रदेश में शिमला व धर्मशाला डिवीजन बनाए गए हैं। शिमला डिवीजन में अब तक 2,456 किसानों से 11,827 मीट्रिक टन धान की फसल और धर्मशाला डिवीजन में 791 किसानों से 4,871 मीट्रिक टन धान की फसल खरीदी गई है। प्रदेश के दोनों डिवीजनों के तहत 4 जिलों के 10 गोदामों में धान खरीद का काम चल रहा है। वहीं संजीव वर्मा, एरिया मैनेजर, हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने बताया कि 2 डिवीजन के 4 जिलों की 10 मंडियों के माध्यम से 9 नवंबर शाम तक 16698 मीट्रिक टन धान प्रदेश के 3,337 किसानों से अब तक खरीदा गया है। प्रदेश के 2,983 किसानों के खाते में 32 करोड़ 91 लाख की राशि डाल दी गई है। किसानों का धान डिपुओं के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को मुहैया करवाया जा रहा है। डिपुओं में पहुंचने लगा देशी चावल। अनाज मंडियों से धान की फसल को सिविल सप्लाई के गोदामों को डिस्पैच करना शुरू कर दिया गया है। अब तक 8,723 मीट्रिक टन चावल सिविल सप्लाई के गोदामों को डिस्पैच कर दिया है। इनमें से 2,059 मीट्रिक टन चावल निगम के गोदामों में पहुंच चुका है, जबकि ऊना जिला के 5 गोदामों में 102 मीट्रिक टन चावल की खेप पहुंच गई है, जिसे डिपुओं के माध्यम से राशन कार्ड धारकों को मुहैया करवाया जा रहा है। पुलिस स्क्वायड की निगरानी में शिक्षण संस्थान हमीरपुर में हर वक्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अकादमी, हॉस्टल पर रहेगी नजर। एनआईटी हमीरपुर में पिछले दिनों सामने आए नशे के घटनाक्रम और कुछ छात्रों की इसमें संलिप्तता और एडिक्शन को देखते हुए हमीरपुर पुलिस ने एक विशेष पुलिस स्क्वायड का गठन किया है। इस दस्ते में पुलिस के लगभग 6 जवान, मेल एंड फीमेल, शामिल किए गए हैं। ये पुलिस जवान हर वक्त शिक्षण संस्थानों और हॉस्टल इत्यादि के आसपास रहेंगे। मजेदार बात यह है कि छात्र भी इस बात को जान नहीं पाएंगे कि उनके इर्द गिर्द पुलिस स्क्वायड तैनात है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर ये तुरंत एक्शन लेंगे। दरअसल एनआईटी घटनाक्रम के बाद हमीरपुर के लगभग हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अकादमी से शिकायतें आ रही है कि उनके कैंपस के आसपास भी इस तरह की अनवांटेड एक्टिविटी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से हमीरपुर पुलिस ने सभी शिक्षण संस्थानों में गुपचुप तरीके से रेकी की है और ऐसा सामने आया है कि ड्रग पैडलर ने लगभग सभी शिक्षण संस्थानों को अपने निशाने पर रखा है। अब स्क्वायड टीम किसी भी समय संदिग्ध एक्टिविटी वाले स्थान पर पहुंच जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस पुलिस दस्ते के साथ शिक्षण संस्थानों के वे स्टूडेंट भी जुड़ेंगे जो अनवांटेड एक्टिविटी में संलिप्त छात्रों से परेशान हैं और जिनके कारण संस्थानों का नाम खराब हो रहा है। अच्छे छात्रों के जुड़े से पुलिस का यह दस्ता और स्ट्रांग होगा। हमीरपुर में 1 दर्जन के करीब सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, 2 यूनिवर्सिटी और 200 के करीब सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इस पुलिस स्क्वाड की शिक्षण संस्थानों में गुपचुप की जा रही तैनाती से कॉलेज आदि में लड़ाई झगड़ों पर भी अंकुश लगेगा।
मैदानों और खुली जगहों पर चलाएं पटाखे। प्रदेश अग्निशमन विभाग ने दीपावली पर्व को लेकर जारी की एडवाइजरी। दिवाली पर्व पर आतिशबाजी और पटाखों से सुरक्षा को लेकर अग्निशमन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। दिवाली के दौरान आगजनी की घटनाओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जिससे जन व धन के भारी नुकसान होने का अंदेशा बना रहता है। इस पर्व पर आग की ज्यादातर घटनाएं लापरवाही के कारण होती हैं। यदि सावधानियां बरती जाएं, तो इन दुर्घटनाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कई बार बिना सावधानी बरते आतिशबाजियों के अंधाधुंध उपयोग से खुशी का यह अवसर मातम में तब्दील हो जाता है। कुछ सावधानियां एवं सुरक्षा के उपाय इस प्रकार की दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दिवाली के अवसर पर अग्निशमन विभाग द्वारा संभावित अग्नि दुर्घटनाओं से निपटने हेतु प्रदेश में 241 अग्निशमन वाहन तथा 739 अग्निशमन अधिकारी, कर्मचारी व 883 गृहरक्षक तैनात किए गए हैं। अग्निशमन विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में आतिशबाजी के प्रयोग संबंधी कुछ सावधानियां बताई गई हैं। अग्निशमन विभाग के मुख्य अग्निशमन अधिकारी महेश कुमार शर्मा ने बताया कि आतिशबाजी पैकेट पर लिखे अग्नि सुरक्षा निर्देशों और सावधानियों को ध्यानपूर्वक पढ़े। इसके अलावा आतिशबाजी चलाते समय हमेशा पानी और रेत की बाल्टी तैयार रखें। बाजू दूर करके आतिशबाजी को जलाएं और अपना चेहरा उससे दूर रखें। इसके अलावा जलते हुए पटाखों का प्रवेश रोकने के लिए अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को ठीक से बंद करें। केवल मानक आतिशबाजियों का ही प्रयोग करें। बच्चों को बड़ों की देखरेख में ही आतिशबाजी चलाना चाहिए। खुले मैदानों और खुली जगहों पर आतिशबाजी चलाना सुरक्षित होता है। आतिशबाजी चलाते समय चुस्त रहें व सूती कपड़े पहनें। सुरक्षा के लिए जूते, चश्मा पहनें। पटाखे चलाते समय बुजुर्गों, बच्चों और व महिलाओं का ध्यान रखें। अगर दुर्घटनावश जल जाएं, तो जब तक दर्द कम न हो जाए, ठंडा पानी डालते रहें और तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। पटाखे चलाते समय क्या न करें। अग्निशमन विभाग की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में बताया है कि बच्चों को कभी भी बड़ों की अनुपस्थिति में आतिशबाजी न चलाने दें। जो आतिशबाजी न सुलगे, उसे फिर से जलाने की कोशिश न करें। इसके अलावा इमारतों के एकदम पास आतिशबाजी न चलाएं। इमारतों के आसपास कबाड़ या किसी प्रकार की ज्वलनशील सामग्री एकत्र न होने दें। घर के भीतर पटाखे न छोड़े। बच्चों को खतरनाक और तेज आवाज वाले पटाखों के पास न आने दें। पटाखों की दुकान के पास पटाखे न चलाएं। खराब पटाखों को फिर से न जलाएं या हाथ न लगाएं। भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पटाखे न चलाएं। अनार तथा उड़े वाले अन्य पटाखों को झुग्गी झोपड़ी और भूसे के ढेरों के नजदीक न चलाएं। मालिक के जिक्र से दूर होती है सब परेशानियां। महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी ने भक्तों पर की प्रवचनों की बौछार। यूएई में 6-7 नवंबर 2023 को मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स एवं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रीसीओपी 28 सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत से विशेष रूप से आमंत्रित महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी द्वारा करवाया गया अवधान महायोग चर्चा का केंद्र रहा। महाब्रह्मर्षि जी ने एंशिएंट साइंस प्रयोग के दौरान बताया कि वेद, गीता और कुरान पाक साक्षात एक मालिक की वाणी है। इन ग्रंथों में लिखा है कि एक मालिक से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। जिस मालिक ने केवल एक लफ्ज कहकर पूरी कायनात को बना दिया,
उस परमात्मा की बात को ना मानने से ही हमारी जिंदगी में सारे गम और परेशानियां आती हैं। मालिक के जिक्र और उसकी याद से ही हमारी सब परेशानियां दूर होती है। महाब्रह्मर्षि जी ने वहां उपस्थित सभी देशों के श्रेष्ठ धर्मगुरु, मंत्रीगण, डॉक्टर, वैज्ञानिक एवं बुद्धिजीवियों को प्रत्यक्ष अनुभव कराया कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिशाली है। उन्होंने समस्त धर्मों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, अब्राहमिक धर्म, ताओ, चीनी लोक धर्म, ईरानी धर्म, बहाई मत सभी के अनुयायियों के सामने यह सिद्ध कर दिया कि इसी का नाम अल्लाह है, इसी का नाम ईश्वर है, इसी का नाम परमात्मा है, यह एक हो है और सर्वव्यापक है। वहां उपस्थित श्रेष्ठ धर्मगुरुओं, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों ने एकमत से स्वीकारा कि यह अद्भुत विज्ञान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी में प्रसन्नता की लहर थी। सभी ने कहा कि धर्म के आधार पर होने वाला हमारा लड़ाई झगड़ा समाप्त हो गया, हमारे मतभेद समाप्त हो गए। हमें अवधान महायोग के माध्यम से सत्य का अनुभव हुआ कि अल्लाह, ईश्वर, गॉड, परमात्मा सभी एक ही के पर्यायवाची है। वेद, कुरान, गीता, बाइबिल, धम्मपद, जिनवाणी, उपनिषद सब एक ही है। मानवता के सभी धार्मिक मतभेद आज इतने बड़े मंच पर समाप्त हो गए। महाब्रह्मर्षि जी के इस अतुलनीय योगदान को मानवता सदा याद रखेगी। महाब्रह्मर्षि जी ने बताया कि इस ज्ञान को मन और बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, न ही किसी स्कूल या कॉलेज से इस ज्ञान को अर्जित किया जा सकता है। भारत की ओर से pre.COP28 में महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया। महाब्रह्मर्षि जी का मुस्लिम काउंसिल ऑफ एल्डर्स के सेक्रेटरी जनरल जज मो अब्देल सलाम ने भाव विभोर होकर भव्य स्वागत किया। pre.COP28 के प्रेसिडेंट अल जबेर ने महाब्रह्मर्षि जी द्वारा कराए गए एंशिएंट साइंस प्रयोग के बाद अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि दिस मैन इज रियली ग्रेट। यह हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि महाब्रह्मर्षि जी द्वारा करवाए गए अवधान महायोग से सभी मतभेद मिट गए। इस अवसर पर COP28 के प्रेसिडेंट अल जबेर ने कहा कि वैश्विक स्तर पर समस्याओं को समाप्त करने में दुनिया के धर्माचार्यों की अहम भूमिका है और महाब्रह्मर्षि जी ने इसका प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया। साथ ही मुख्य 30 धर्म गुरुओं ने एक प्रस्ताव पारित कर उस पर हस्ताक्षर कर संकल्प किया कि विश्व की समस्त जटिल चुनौतियों को नैतिकता और अध्यात्म के द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए। सम्मेलन में दुनिया के सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपने अपने मत प्रकट किए। पुलिस अधिनियम के नियम बनाने में देरी क्यों? विधानसभा में विधायन समिति ने की भाषा संस्कृति विभाग के कार्यों की समीक्षा। अधीनस्थ विधायन समिति हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम के नियमों में देरी पर चिंता जताई है। समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभापति यादविंद्र गोमा ने गृह सचिव से इस बारे बात करने का फैसला किया। इस दौरान समिति ने हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 का अधिनियम संख्यांक 17 के अंतर्गत नियमों के सृजन में हो रहे विलंब पर सचिव गृह से बात की। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय में अधीनस्थ विधायन और मानव विकास समिति की बैठकें आयोजित की गयीं। सभापति यादविंद्र गोमा की अध्यक्षता में आयोजित अधीनस्थ विधायन समिति की बैठक में सुरेंद्र शौरी, रीना कश्यप, भुवनेश्वर गौड़, पूर्णचंद ठाकुर और विनोद सुल्तानपुरी ने भाग लिया। समिति ने इन बैठकों में हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम 2007 का अधिनियम संख्यांक 17 के अंतर्गत नियमों के सृजन में हो रहे विलंब बारे सचिव गृह हिमाचल प्रदेश से बातचीत की है।
जबकि मानव विकास समिति की बैठकें सभापति राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में हुई। बैठकों में मलेंद्र राजन और अजय सोलंकी ने भाग लिया। इन बैठकों में समिति ने भाषा, कला और संस्कृति विभाग की गतिविधियों की समीक्षा पर आधारित विभागीय उत्तर के अवलोकन के बाद प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त समिति ने श्रम रोजगार और प्रशिक्षण के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा विभाग के 38वें कार्रवाई प्रतिवेदन और तकनीकी शिक्षा विभाग की गतिविधियों पर बने 17वें कार्रवाई प्रतिवेदन पर प्राप्त विभागीय उत्तरों के अवलोकनोपरांत कुछ एक बिंदुओं पर दोबारा सिफारिशों या टिप्पणियां कर विभाग को आगामी कार्रवाई करने के लिए प्रेषित करने का भी निर्णय लिया। हाई कोर्ट ने याचिका पर शिक्षा विभाग को दिए आदेश, अनुबंध सेवा को पेंशन लाभ सहित वेतन वृद्धि के लिए गिने। प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुबंध सेवा को पेंशन संबंधी लाभ और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह याचिकाकर्ता लेक्चरर की अनुबंध सेवा को पेंशन से जुड़े लाभ सहित वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने। मामले के अनुसार प्रार्थी की नियुक्ति 29 सितंबर 2000 को बतौर लेक्चरर हुई थी। इसके बाद 25 नवंबर 2009 को उसकी सेवाएं नियमित की गई। 31 मार्च 2015 को प्रार्थी सेवानिवृत्त हो गई। 13 जून 2016 को प्रार्थी ने अनुबंध सेवा को पेंशनरी लाभ सहित वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए आंकने हेतु प्रतिवेदन किया। शिक्षा विभाग ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तो प्रार्थी को मजबूरन प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में मामला दायर करना पड़ा। ट्रिब्यूनल बंद होने पर मामला हाई कोर्ट पहुंचा। इस बीच प्रार्थी की मृत्यु हो गई और उसके कानूनी वारिसों ने मामले को आगे बढ़ाया। कोर्ट को बताया गया कि 9 वर्ष के अनुबंध सेवाकाल के बाद वास्तविक प्रार्थी की सेवाओं को नियमित किया गया था। आरोप लगाया गया था कि उनकी अनुबंध के आधार पर दी गई सेवाओं को वरीयता के लिए नहीं गिना जा रहा है। धर्मशाला में एक ही जगह दिखेगी पूरे देश की झलक, केंद्र ने दी यूनिटी मॉल की स्थापना को मंजूरी। प्रदेश सरकार ने जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने का प्लान तैयार किया है। अब कांगड़ा में एक ऐसे प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है जहां हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के अलग अलग राज्यों की झलक देखी जा सकेगी। धर्मशाला के नजदीक ढगवार में इस परियोजना को मूर्त रूप देने की योजना बनाई जा रही है। बता दें कि देश के सभी राज्यों में हर राज्य की संस्कृति एवं खान पान की झलक दिखाने के लिए यूनिटी मॉल बनाए जा रहे हैं। इसके तहत ही धर्मशाला के नजदीक ढगवार में करीब 3.25 हेक्टेयर भूमि के हस्तांतरण का काम चल रहा है। करीब 132 करोड़ रुपए से बनने वाले यूनिटी मॉल को केंद्र से स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में पर्यटन को बढ़ावा देने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट पर भूमि मिलते ही काम शुरू हो जाएगा। कांगड़ा जिला को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत ही इसकी स्थापना धर्मशाला में की जा रही है। इसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है और ज्वाइंट इंस्पेक्शन के बाद भूमि स्थानांतरण की प्रक्रिया चल रही है। यूनिटी मॉल के लिए स्वीकृत स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023 से 24 के तहत मिली है। इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट एवं हस्तशिल्प उत्पाद के अलावा सभागार, खाने के स्टॉल और गार्डन जैसी सुविधाएं भी होंगी। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार पूरे भारत की एक झलक लोगों को अपने अपने राज्य में मिल सके, इस प्लान पर काम कर रही है। उधर एसडीएम धर्मशाला धर्मेश रामोत्रा का कहना है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए ढगवार में भूमि चयन के बाद एनओसी संबंधी प्रक्रिया चल रही है।
इसके लिए ज्वाइंट इंस्पेक्शन भी हो चुकी है। सरकार के निर्देश पर प्रशासन इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह प्रोजेक्ट अपनी तरह का अनोखा एवं बड़ा प्रोजेक्ट है। HDM लोगों को ये सुविधाएं मिलेंगी। उद्योग विभाग के GM राजेश कुमार का कहना है कि विभागीय निर्देशों पर राजस्व विभाग से मिलकर इस बड़ी परियोजनाओं को गति देने का काम चल रहा है। भूस्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद काम आगे बढ़ेगा। कांगड़ा को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए ऐसी परियोजनाओं पर गंभीरता से काम चल रहा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प उत्पाद, खाने के स्टॉल व गार्डन जैसी अनेकों सुविधाएं यूनिटी मॉल में होंगी। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना को 144.01 करोड़। ग्रामीण स्तर तक तीव्र विकास प्रक्रिया सुनिश्चित करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ठोस कदम उठा रही है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत वर्तमान प्रदेश सरकार ने इसके बजट में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में इस वर्ष भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आवश्यक संशोधन किए हैं। वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में प्रति निर्वाचन क्षेत्रवार 2.10 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना के तहत किया है। इसके लिए 144.01 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस वित्त वर्ष के लिए किया है। इसमें से 15 अक्टूबर तक 74.84 करोड़ रुपए 2 किस्तों में जिलों को जारी किए जा चुके हैं। भारी बरसात के कारण हुए नुकसान के दृष्टिगत सरकार ने इस योजना के दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। इसे व्यापक रूप प्रदान करते हुए इसके अंतर्गत रिटेनिंग और ब्रेस्ट दीवारों की मरम्मत और नालों के तटीकरण का भी प्रावधान किया है। वर्षवार आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में इस योजना के अंतर्गत 97.98 करोड़ रुपए का आवंटन किया। वर्ष 2020 से 21 में 32.66 करोड़ रुपए, वर्ष 2021 से 22 में 122.40 करोड़ रुपए और वर्ष 2022 से 23 में 103.34 करोड़ रुपए का आवंटन किया। ऐसे में वर्तमान प्रदेश सरकार ने विधायक विकास निधि में इस वर्ष लगभग 41 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के अंतर्गत पाठशालाओं में कमरों का निर्माण, आयुर्वेदिक औषधालयों, पशु चिकित्सा औषधालयों और स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निर्माण, हैंडपंपों की स्थापना, ग्रामीण स्तर पर सामान्य सामुदायिक भवनों का निर्माण, मोटर और जीप योग्य संपर्क सड़कों के निर्माण सहित अन्य विभिन्न कार्य करवाए जा सकते हैं। ग्रामीण सड़कों के लिए छोटे पुलों और पुलियों का निर्माण, पक्के ग्रामीण रास्तों का निर्माण, छूटी हुई बस्तियों के लिए पेयजल योजनाएं, स्थानीय स्तर की सिंचाई योजनाएं, पाठशालाओं में शौचालयों का निर्माण, बस अड्डा इत्यादि स्थानों पर सार्वजनिक शौचालयों और स्नानगृहों का निर्माण, दूर दराज सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बचे हुए घरों का विद्युतीकरण और स्कूल भवनों की मरम्मत सहित खेल मैदानों के निर्माण कार्य भी इस योजना के अंतर्गत करवाए जा सकते हैं। योजना के तहत पंजीकृत महिला मंडलों को बर्तन और फर्नीचर सहित युवक मंडलों को खेल उपकरण, स्वयं सहायता समूहों को भी इन मदों में अधिकतम 50,000 प्रति मंडल या समूह अनुदान का प्रावधान है। हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। ग्रामीण स्तर पर विधायकों के माध्यम से विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट का समुचित आवंटन सुनिश्चित किया गया है।
भारी बरसात के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि में संशोधन कर लोगों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। आनी में आग ने राख किया 2 मंजिला मकान। आनी खंड की फनोटी पंचायत के बाड़ू गांव में शुक्रवार दोपहर बाद 6 कमरों का एक 2 मंजिला मकान एकाएक अग्निकांड की भेंट चढ़े से जलकर राख हो गया। इसमें प्रभावित परिवारों को लाखों की क्षति पहुंची है। जानकारी के अनुसार स्थानीय निवासी कलेराम खयाराम, रतिराम तथा रामलोक नामक व्यक्तियों के 6 कमरों के 2 मंजिला सलेट व चादर पोश संयुक्त मकान में शुक्रवार दोपहर बाद अचानक आग भड़की, जिसने देखते ही देखते भयावह रूप धारण किया। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। गांववासियों ने आग पर काबू पाने के लिए भरसक प्रयास किया और साथ लगते अन्य रिहायशी मकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया। इस अग्निकांड में प्रभावितों को लाखों की क्षति पहुंची है। उधर राजस्व पटवारी प्रताप सिंह टीम सहित प्रभावित स्थल पहुंचे और आगजनी की घटना का जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की। प्रदेश में रोड सेफ्टी पर 20 से 30 तक विशेष अभियान। प्रदेश में रोड सेफ्टी को लेकर 20 से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान परिवहन विभाग हितधारक विभागों के सहयोग से पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा पर विभिन्न जागरूकता गतिविधियां चलाएगा। रोड सेफ्टी अभियान के दौरान लोक निर्माण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग के अधिकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। एएसपी टीटीआर नरवीर राठौर ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें विभिन्न सड़क सुरक्षा मुद्दों के साथ साथ उनकी स्वयं की सुरक्षा के साथ साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों के प्रभाव और महत्व के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। रात के दौरान अन्य मोटर वाहनों पर दृश्यता के लिए रिफ्लेक्टिव टेप लगाना, पैदल चलने वालों, साइकिल चालकों और मोटर वाहन चालकों पर मोबाइल फोन के उपयोग, ईयर प्लग के उपयोग का प्रभाव, रोड साइनेज और रोड मार्किंग और ट्रैफिक लाइट सिग्नल का महत्व और नशे में गाड़ी चलाने का प्रभाव, लेन ड्राइविंग का महत्व और प्रभाव और लेन कैसे बदलें। इसके अलावा रियर व्यू मिरर का महत्व और संकेतक के बाद और बाएं दाएं मुड़े या लेन बदलने से पहले दर्पण की जांच करें, अनावश्यक हॉर्न बजाना और उसका प्रभाव, पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग का महत्व आदि के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सुझाव दिया है कि पीसीबी प्रदूषण विभाग के दायरे में प्रदूषण जांच केंद्र, प्रेशर हॉर्न वाले वाहनों और अन्य संबंधित मामलों के बारे में जागरूकता और नियामक कार्य कर सकता है। पीसीबी अभियान के पूरा होने पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये होंगे पुलिस विभाग के कार्यक्रम। पुलिस विभाग द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों में शराब पीकर गाड़ी चलाने के बारे में जागरूकता 20 नवंबर को, 21 को बस चालकों व परिचालकों के कर्तव्यों के संबंध में जागरूकता, 22 को सामान्य नए चालकों में चालकों के कर्तव्यों के बारे में, 23 को स्कूल बस ड्राइवरों और कंडक्टरों के कर्तव्यों के संबंध में, 24 को सामान्य प्रवर्तन गतिविधियां, 25 को सड़क संकेतों और उनके अर्थ के बारे में, 26 को वाहन चलाते समय हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग और मोबाइल फोन के उपयोग के खतरों के बारे में, 27 को बसों और ट्रकों में ओवरलोडिंग के खतरों के बारे में, 28 को अच्छे लोगों के अधिकारों और स्वर्णिम घंटे के महत्व के बारे में, 29 को सीनेटर से की सामुदायिक भागीदारी, 30 नवंबर को स्कूली बच्चों और कॉलेज के छात्रों को विशेष यातायात पुलिस स्वयंसेवकों के रूप में मोटर वाहन अधिनियम के तहत तेज गति के खतरों और अन्य अपराधों के बारे में,
आरती के संबंध में जागरूकता फैलाने पर विशेष ध्यान व किशोर ड्राइविंग पर जागरूक किया जाएगा। पुलिस विभाग अपने द्वारा की गई सभी गतिविधियों का विधिवत दस्तावेजीकरण करेगा और तस्वीरों और वीडियो के साथ दस्तावेजी रिपोर्ट परिवहन निदेशालय को प्रस्तुत करेगा। तिलक लगाने का कब है शुभ मुहूर्त, क्यों मनाया जाता है भैया दूज, यमराज से क्या है कनेक्शन? भैया दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाते हैं। यह पर्व दिवाली से दूसरी तिथि को मनाते हैं। यह दिवाली का भैया दूज है। इस दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है और वहां पर बहन अपने भाई का आदर सत्कार करती है और तिलक लगाती है। उसके बाद भोजन कराकर उसकी खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। ज्योतिष क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुके जवाली के ज्योतिषी पंडित विपिन शर्मा ने बताया कि भैया दूज पर्व का मुहूर्त 14 नवंबर से शुरू होकर 15 नवंबर तक जारी रहेगा। भैया दूज का समय दोपहर 1:10 पर शुरू होगा और दोपहर 3:19 पर समाप्त होगा। भैया दूज पर्व कैसे मनाएं? भैया दूज का त्योहार पूरे देश में पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है। इस आयोजन के दौरान बहनें चावल के आटे का उपयोग करके अपने भाइयों के लिए आसन बनाती हैं। एक बार जब भाई सीट पर अपना स्थान ले लेते हैं तो उनके माथे पर सिंदूर, दही और चावल के पेस्ट से बना टीका या तिलक लगाया जाता है। बहनें मिठाई, रोली और नारियल से भरी एक जीवंत थाली पकड़कर आरती करती हैं। क्यों मनाते हैं भैया दूज पर्व? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मृत्यु के देवता यमराज को एक बार यमुना ने अपनी बहन कहा था। हालांकि यमराज उनसे मिलने नहीं आए। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वह अपनी बहन से मिलने में कामयाब हो गए। यमुना ने स्वादिष्ट व्यंजनों से यमराज का हार्दिक स्वागत किया। यमुना ने अपने भाई के माथे पर भी थोड़ा सा तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन के प्यार और गर्मजोशी से स्वागत से अभिभूत हो गए। उन्होंने यमुना से पूछा कि क्या वह कोई वरदान चाहती है। यमुना अपने भाई से इतना प्यार करती थी कि वह चाहती थी कि हर साल एक दिन निश्चित हो जिस दिन यमराज यमुना से मिलने आए। ऐसा माना जाता है कि इस दिन के बाद से हर साल भैया दूज मनाया जाता है और भाई अपनी बहनों के घर श्रद्धा पूर्वक उपहार देने या आशीर्वाद लेने जाते हैं। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।